हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का फिजिक्स का जो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सब सारे प्रश्नों को जो है हम लोग करेंगे। अभी तक इसमें हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो केवल हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इसको अच्छी तरीके से अगर पढ़ करके जाएंगे तो अवश्य जो है आप लोग अच्छी तरीके से और अच्छा नंबर पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखिए, किसी भौतिक राशि के मात्रक, किसी भौतिक राशि का जो मात्रक हमारा वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही है, तो भौतिक राशि क्या कहलाएगी? कौन सी भौतिक राशि जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है या न्यूटन प्रति कूलम? न्यूटन प्रति कूलम का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। पहली हम सीधी बात, E बराबर हमारा क्या होता है, F के बटा में Q होता है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि न्यूटन प्रति कूलम को प्रदर्शित कर रहा है और वोल्ट मीटर भी उसी को प्रदर्शित करता है। यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो सी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा इसके लिए। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए सब आसान प्रश्न है, लेकिन सारे प्रश्न जो है बोर्ड के अंदर पूछा गया है और जो है पूछने की पूरी संभावना है, तो वो प्रश्न लिया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वैद्युत विभव का मात्रक है। वैद्युत विभव का मात्रक क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मात्रक क्या होगा। वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो सकता है, जूल प्रति कूलम होगा या जूल कूलम। तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला V बराबर का Q के W के बटा में क्या होता है हमारा, Q होता है। तो W का मात्रक क्या होता है, जूल, जूल प्रति कूलम हो जाएगा। इसको जो है हम लोग विभव भी कह सकते हैं और वोल्टेज भी कहते हैं। देखिए ये जो है 2024 में पूछा गया था, ठीक है ना। अच्छी तरीके से पढ़िए, सारा प्रश्न पूछा ही गया, प्रश्न बता रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोलीय सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभवांतर हो, तो केंद्र पर विभवांतर। देखिए केंद्र के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहाँ पर जो है तल पर विभवांतर दिया। केंद्र के अंदर हमेशा जो विभव होगा वो 0 हो जाता है। कितना होगा, 0। यानी ए वाला ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा, 0 वोल्ट। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न ये लिखा है कि V वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान m, देखो ब्रैकेट में द्रव्यमान m और आवेश E एक लक्ष्य से टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन के टकराने की अधिकतम चाल होगी। चाल क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी अधिकतम चाल क्या होगी, ये चीज क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो हम लोगों को जो है चाल निकालना है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, QV होता है, ठीक। V हमारा क्या है, विभव है, और ये की काइनेटिक एनर्जी का भी फार्मूला काम करता है, यानी हाफ mv² भी होगा। ये क्या हो जाएगा, हाफ mv²। और ये हमारा क्या जाएगा, QV। यहाँ से जरा निकाल लीजिए तो V का मान, ये V वेलोसिटी है और ये वाला जो है हमारा यहाँ पर Q की जगह पर E हो जाएगा, V अपनी जगह पर ये V है, ठीक है ना। अब इसमें से इस V का मान निकालना था। V बराबर क्या हो जाएगा, बोलो ये 2 बटे में इधर जाएगा तो क्या आएगा, गुणे में 2EV, और m इधर गुणे में तो बटे में हो जाएगा। अब इस पर स्क्वायर हटा दिए, क्या आएगा, पूरा करड़ी के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन इसका दिख रहा है, √2EV के बटा में m। तो डी वाला जरा ऑप्शन देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से दिख रहा है, तो इसका डी वाला ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखा है कि अनुगमन वेग dv की विद्युत क्षेत्र E पर निम्न में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। ओम के नियम की पालना की बात कर रहा है कि कौन सा इसमें से ओम का नियम की पालना करता है। VD इज प्रोपोर्शनल टू E² या VD इक्वल टू नियतांक, या VD प्रोपोर्शनल टू E है, या VD प्रोपोर्शनल टू √E।
तो जो VD प्रोपोर्शनल टू होता है ये ई वाला सही है, यानी सी वाला जो ऑप्शन हमारा ये वाला है ना, यही वाला हमारा राइट ऑप्शन होगा। आप लोग हल करके देख लीजिएगा। आप लोग जो किताब में देखिए यही डेफिनेशन दिया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग के समानुपाती होती है, या इंग्लिश में इसे हम लोग प्रोपोर्शनल टू कहते हैं बस। अब देखिए आगे का प्रश्न क्या कह रहा है। आगे का प्रश्न लिखा है किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, कोई चालक है उसकी प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, चालक के या की मतलब चालक के पदार्थ, चालक की लंबाई पर या चालक के पदार्थ पर, मोटाई पर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोधकता की बात कर रहा है। प्रतिरोधकता का मतलब ये कि विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहा है, ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध हमारा जो होता है ना, वो विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी पदार्थ पर डिपेंड करता है, न कि उसकी लंबाई पर, न ही मोटाई पर। यानी ये जो डिपेंड करेगा हमारा पदार्थ पर डिपेंड करेगा। बी वाला ऑप्शन इस तरीके से सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है, प्रश्न संख्या 87। इस समान पदार्थ के दो ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः L और दूसरा 3L है, इनके पदार्थों की इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। प्रतिरोध का अनुपात क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि इसके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। अब देखिए इसका फॉर्मूला हमारा होता है कि आप लोग जानते हैं कि रो बराबर या जो है आर बराबर रो एल के बटा में ए होता है, ठीक। और क्वेश्चन एक चीज यहां पर ये याद रखिए कि यहां से हमारा ये आर प्रोपोर्शनल टू किसके हो जा रहा है, हमारा एल के, ठीक। आर प्रोपोर्शनल टू एल के हो जा रहा है। और एक चीज यहां पर ये ध्यान रखिए, ए क्या हमारा क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल क्या है, घन दिया है। तो यहाँ पर अगर मान रखेंगे तो क्या है कि रो एल के बटा में एल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम लोगों को जो मिल रहा है, एक एल से एल कट जाएगा, यहाँ पर आप लोग को मिलेगा कि आर बराबर रो के बटा में एल। और अगर यहाँ पर 1 2 करेंगे, जैसे कि R1 यहाँ से एक तरीके से पहले लिख लो कि R प्रोपोर्शनल टू 1/L हो जाएगा, ठीक। अगर R1 को यदि अगर लें, जैसे कि R1 प्रोपोर्शनल टू करेंगे तो 1/L1 हो जाएगा, और R2 प्रोपोर्शनल टू करेंगे तो 1/L2 हो जाएगा। और यहां से यदि अगर मिलाएं हम लोग कि R1 के बटा में R2 बराबर, तो यहाँ पर रहेगा L2 के बटा में L1 होगा, ये याद रखिएगा। अब देखो L2 और L1 यानी दूसरे का 3L है और पहले का L है। जब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे 3L के बटा में L, तो L से L क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा, 3:1 आ जाएगा। अब देखो 3:1 में कोई ऑप्शन दिख रहा है, तो जो पहला वाला ऑप्शन है यही 3:1 है हमारा, देख लीजिए। इस तरीके से यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न 88 वाला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 5 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध R1 व R2 है। यदि R1 बराबर nR2 तो n का संभव मान होगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, एक तरीके से कह लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 5 प्रतिरोध हैं, तो पहले श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, तो श्रेणी क्रम में R1 प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ क्या है कि R प्लस R प्लस R प्लस R 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर R1 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 5R1 हो गया, ठीक, R हो गया। फिर इसको समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो 1 में R बराबर 1 में R1, ये 1 में R2 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 में R प्लस 1 में R प्लस 1 में R, और यहाँ पर आएगा 1 में R, ये भी 1 में R। 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखो यहाँ पर इसको जो हम लोग हल करेंगे तो कैसे हल होगा, ये देखिए। यहाँ पर जो हम लोग इसको क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो 1/R2 बराबर, इसको जब लसा लेंगे तो R हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1। इस तरीके से कितना आएगा, 5 के बटा में R हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1 में R2 बराबर, यहाँ देखो यहाँ से R2 का मान यदि अगर निकालेंगे तो R2 बराबर कितना आएगा,
r के बटा में 5। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में एक चीज ये कहा है यहाँ पर कि r1 बराबर है n r2 के। r1 का मान रख दो कितना आएगा 5r, और यहाँ पर n और r2 का मान कितना है यहाँ पर r के बटा में 5। अब देखो ये वाला r से ये वाला r कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, और यहाँ से ये 5 उठ करके इधर आएगा तो कितना आएगा 5 5 25 बराबर n का मान कितना मिल गया 25 मिल गया। अब ऑप्शन में देखिए कहीं 25 दिख रहा है तो सी वाले ऑप्शन पर हम लोगों को 25 दिख रहा है, यही वाला सही हो जाएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक तार को खींचकर दोगुनी लंबाई का कर दिया जाए, इसकी प्रतिरोधकता का मान हो जाता है। इसकी प्रतिरोधकता का मान क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी प्रतिरोधकता का मान हो जाता है, लंबाई कितनी कर दिया गया, लंबाई को दोगुना कर दिया जाएगा। तो जब लंबाई को दोगुना कर देंगे तो जो हमारा क्या है खींचकर लंबाई को दोगुना कर दिया तो प्रतिरोधकता का मान होगा। तो देखिए प्रतिरोधकता का मान नहीं बदलता है, कभी भी प्रतिरोधकता का मान नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहेगा, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है। देखिए क्या लिखा है, जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के तार में वृद्धि की जाती है, दोनों की चालकता बढ़ जाती है, या दोनों की चालकता घट जाती है, या जो है धातु की चालकता बढ़ जाती है तथा अर्धचालक की घट जाती है, या धातु की चालकता घट जाती है अर्धचालक की बढ़ जाती है, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तापमान में वृद्धि करने से धातु की चालकता घट जाती है और अर्धचालक की चालकता जो हमारी होती है वो बढ़ जाती है, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरीके से मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को हम लोग पेपर में करके आएंगे जब आपको पेपर में मिलेगा। तो ऐसे जो है उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और बेहतर तरीके से आप लोग बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है अब आगे के और क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि वो सब भी पढ़ लें।